हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ज्योग्राफी का आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा। और आज है आप लोगों का सेट नंबर 13 जिसमें करंट अफेयर, उत्तराखंड, जीके, जीएस एंड हिंदी को हम कवर कर रहे हैं और 100+ क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो एजुकेशन विद सुषमा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी के लिए रावत मोटिवेशनल हब पर चल रही है, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं फ़िलहाल। और जल्दी ही यहाँ पर भी मैराथन की फॉर्म में सारे चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगी। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? सो फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का आप लोगों के सामने। सो करेक्ट आंसर होगा थुत्तुकुड़ी, तमिलनाडु, ऑप्शन सी। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जो रहा है, हमारा टॉप पर रहा है, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ए त्रिपुरा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? विश्व का शांति केंद्र है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्टेबलाइज होने जा रहा है? गुरुग्राम, हरियाणा, ऑप्शन बी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 और इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन आता है और चीफ मिनिस्टर से तो इस बार क्वेश्चंस देखने को मिलेगा क्योंकि यूकेपीएससी क्वेश्चंस देता है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान, व ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? क्वेश्चन नंबर 7, चेन्नई, भारत में। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अकॉर्डिंग खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अकॉर्डिंग खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 136वें स्थान पर भारत रहा है, ऑप्शन बी। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहां पर हुआ है? सो करेक्ट आंसर श्रीलंका आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सो क्वेश्चन नंबर 11 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, जय शाह। विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया और हर साल विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? मैं आप लोगों को टॉपिक भी करा रही हूं तो आप उन्हें ज़रूर देखा करो भाई। एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 14 इज करेक्ट आंसर बी, उज्बेकिस्तान। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी लगभग 100 फीट की लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? बोध गया, बिहार, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक
विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? सो गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झूलन गोस्वामी, जो कि भारत से हैं। खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात है तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। 17 का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला @ कार्यक्रम को शुरू किया है? सो करेक्ट आंसर के फॉर कर्नाटका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? सो पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ पर शुरू किया गया है? थापरनगर, झारखंड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। वी डैम के द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? 93 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? सो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? सो करेक्ट आंसर केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो किसने पेश किया है? सो ये बजट पेश किया था हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सो ये शुरू हुआ है जमशेदपुर, झारखंड, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सो फाइनली गाइज, आप लोगों के जो 25 करंट अफेयर मैं आपको करा रही हूँ वो आपका कवर हो चुका है। आप बात करते हैं हम उत्तराखंड की क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन है, परमार वंश का 37वां राजा कौन था? सो परमार वंश का 37वां राजा था, करेक्ट आंसर अजयपाल। किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है? किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है? अजयपाल, ऑप्शन ए। किस व्यक्ति ने अजयपाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अजयपाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था? राय बहादुर पातीराम थे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल रहा था? सो इनका नाम है अजयपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था? बधानगढ़ के युद्ध में किसको पराजित किया था? कौन सा शासक था वो चंद? कीर्ति चंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1517 ईस्वी में अजयपाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने इसे स्थानांतरित किया था कहाँ पर? श्रीनगर में। सरोला ब्राह्मण एवं मापतोल प्रथा, धूली प्रथा का जो प्रचलन है वो किसने किया था? धूली पाथा का प्रचलन या फिर आपका सरोला ब्राह्मण? अजयपाल ने, और इसीलिए इसे अजयपाल का पाथा भी कहते हैं। गढ़वाल का शोक किस शासक को कहा जाता है? गढ़वाल का शोक
अजयपाल यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अच्छा, नेपोलियन में मैंने बताया था आपको कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। और नेपोलियन कहा जाता है किसे? अजयपाल को। किस काव्य में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है? सो भरत कवि ने जो की है उनका नाम है मानवदेय काव्य में। गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? गढ़वाल का कृष्ण अजयपाल को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। किस ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय की 84 सिद्धों में से एक माना गया है? सो ये माना गया है ऑप्शन सी गोरक्ष वाणजल एंड नवनाथ कथा, ए एंड बी बोथ में, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का वास कहाँ पर स्थित था? देवलगढ़, ऑप्शन सी 13 का सही होगा। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर का नाम आप लोगों को बताना है। सो राइटर हैं जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जो जीर्णोद्धार है वो किसने कराया था? देवलगढ़ में है सत्यनाथ भैरव गुफा, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? अजयपाल। ठाकुर शूरवीर सिंह के द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कहा गया है? अजयपाल, ऑप्शन ए। सांवरी ग्रंथ किस विधा पर आधारित पुस्तक थी? तांत्रिक विद्या। किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है? किस स्थान पर? देवलगढ़, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर अटैक किया एवं हार का सामना करना पड़ा था? मानशाह को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। किस शासक के समय भरत कवि ने मानवदेय काव्य की रचना की थी? मानशाह। किस काव्य में मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान दानवान माना गया है? मानवदेय काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवदेय काव्य की रचना किस भाषा में हुई है? किसने की है? भरत कवि ने। और किसके टाइम पे हुई है? मानशाह के टाइम पे हुई है। किस भाषा में हुई है? 22 का सी, संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री फॉस्टर के द्वारा रचित पुस्तक द अली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानशाह का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है? 23 का डी, श्रीनगर। क्या है बच्चे? श्रीनगर। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? मानशाह। 24 का बी। जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था? ये बगुड़ी गांव टिहरी का निवासी था। पंवार वंश का 45वां शासक कौन था? ऑप्शन सी, शाम शाह जो है वो पंवार वंश का 45वां शासक था। शाम शाह का शासनकाल रहा है। शाम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1611 से 1630 ईस्वी तक रहा है। ऑप्शन बी। किस शासक को विलासी राजा की उपमा दी गई है? कौन सा शासक है जिसे विलासी राजा की उपमा दी गई है? शाम शाह, ऑप्शन ए 28 का सही होगा। किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? शाम शाह, ऑप्शन बी। सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक महीपति शाह, ऑप्शन सी 30 का सही होगा।
किस शासक को अक्खड़ राजा कहा गया है? किस शासक को अक्खड़ राजा कहा गया है? महीपति शाह को। किसे कहा गया है? महीपति शाह। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? महीपति शाह ने किया था। निम्न में से महीपति शाह के सेनापति कौन थे? बनवारी दास भी थे, रेखोला लोधी भी थे और माधो सिंह भंडारी भी थे। इसीलिए आंसर डी। अजयपाल की मृत्यु कब हुई थी? 1519 में अजयपाल की डेथ होती है। कफ्फू चौहान किस गढ़ का सरदार था? कौन? कफ्फू चौहान। कफ्फू चौहान किस गढ़ का सरदार थे? ऑप्शन बी, ओप्पोगढ़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं कहता था? कफ्फू चौहान। कफ्फू चौहान को किस शासक ने मुखाग्नि दी थी? अजयपाल। अजयपाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था? ओप्पोगढ़ के। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है? 39 सहजपाल। ऑप्शन ए सही होगा। 1548 ईस्वी से 1575 तक गणराज्य पर किस राजा का शासन था? सहजपाल। निम्न में से अकबर के समकालीन शासक कौन था? 41 का सी सहजपाल। किस शासक के समय अकबर ने गंगा के स्रोत को खोजने के लिए एक दल को भेजा था? सहजपाल। पंवार वंश का 43वां राजा कौन था इनमें से? बलभद्र शाह। 1581 में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था। निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? कवि देवराज। बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर किस शासक के अन्य नाम हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बलभद्र शाह। ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की डेथ हो गई थी? पुरुषोत्तम पंत की डेथ हो गई थी। किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि सबसे पहले जो धारण की थी वो थे बलभद्र शाह। कौन था बच्चे? बलभद्र शाह। यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चंस तो आप लोगों के हो गए हैं। अब चलते हैं जीके के क्वेश्चंस की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो आप सभी जानते हैं संविधान के पहले अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भारत राज्यों का क्या है? ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लगभग जो है 562 रियासतें थी। इन 562 में से 559 जो रियासतें थी उनका विलय हुआ भारत में। 3 रियासत हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू एंड कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से क्या किया गया था? भारत में शामिल। और जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो थी पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आप जानते ही हैं। और भारत का बिस्मार्क भी इन्हें ही कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष किसे कहते हैं? आयरन मैन, पटेल जी को कहते हैं। और इस कार्य में जो सहायता की थी वो थी वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो कौन करता है? आर्टिकल 239 का जो क्लॉज 1 है उसके अकॉर्डिंग संसद विधि के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की क्या करेगी? व्यवस्था कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो होगा
वो स्वयं राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा क्या करेंगे, नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। ठीक, राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। सो थर्ड का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ष 1948 में सरकार के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? सो 14 राज्य एंड 6 यूटीज। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान हुआ है? ये संशोधन है 1991 का 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। इसके तहत आर्टिकल 239 का एंड अनुच्छेद 239 का ख को यहाँ पर जोड़ा गया और इसी के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उपबंध भी हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? छत्तीसगढ़, देखो वही नवंबर में 3 राज्य बनते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो आप जानते हैं 28 यूनियन टेरिटरी एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? सो पहली अनुसूची, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो वो था 1947 में भारत के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिलता है। सिक्किम के विदेशी, राजनीतिक और संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त करके उसे सहयोगी राज्य में शामिल किया जाता है और 36 संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और 22वें राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आता है और पहली अनुसूची में इसे शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन की किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो एक नए राज्य बनाने में जो संवैधानिक बहुमत चाहिए होता है संवैधानिक संशोधन के लिए, वो यहाँ पर सही आंसर होगा साधारण, सिंपल मेजॉरिटी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी। अब बात है यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, कमेंट कीजिएगा आप लोग कि 1857 के संग्राम से संबंधित प्रथम घटना आप लोगों के सामने है। तो देखो भाई, यहाँ पर आप जानते ही हैं जो पहली घटना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन सी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था और 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोह ने जो मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड था उसे वहां का सम्राट घोषित किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो थी उसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे जो हैं ये कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? सो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के
बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय गठित किए थे और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित होता है। और कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन पहला क्या था? भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों ने मिलाना है, तो मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सामने है 4th। आप जानते हैं झांसी में जो आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, झांसी में जो नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का वो थी रानी लक्ष्मीबाई, और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? जनरल ह्यूरोज था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल थी, और यहाँ पर जो विद्रोह का दमन करता थे वो थे कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर का जो नेतृत्व करता थे विद्रोह के वो थे अजीम उल्ला खां, और दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल थे। और फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और दमनकर्ता जो थे अंग्रेजों की तरफ से वो थे कर्नल नील थे। सो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो सिद्धांत है व्यवगत का, ये जो है या फिर राज्य की हड़प नीति, ये किससे संबंधित है? ये है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति में बिहार जो है ना, बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो बनता है जगदीशपुर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर आरा बिहार विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, और यहाँ जमींदार कुंवर सिंह जो थे इन्होंने वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। ठीक, और बिहार का शेर इन्हें कहा जाता, लॉयन ऑफ बिहार कुंवर सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, 1857 के बरेली युद्ध जो विद्रोह हुआ था, बरेली विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? खान बहादुर खान थे, ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था भाई? सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एंड इन्होंने ही जो है उनकी एक पुस्तक है 1857, ये पूछी जाती है 1857 किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र सेन की। और इनके अकॉर्डिंग 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था वो कहाँ है? आगरा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय समाज को ब्रिटिश साज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1857 के बाद ये होता है 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में असम में नेतृत्व कर रहे थे दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये राजवंश था आपका कौन सा? 13 का ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया थे। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक,
जो ब्रिटिश साम्राज्य, एक तो ग्वालियर के सिंधिया थे, पटियाला, जिंद और हैदराबाद रियासत जो थी, इन्होंने इनका साथ दिया था, किनका? ब्रिटिश साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, किससे है बच्चे? नेशनल इनकम से आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, सो फटाफट आंसर कीजिएगा। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चंस करे थे, एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? इनमें से कोई भी नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेशनल आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी कि बाजार मूल्य का जो योग होता है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय, एक आपने एनएनपी सुना होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक। शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित जो आंकड़ों का प्रकाशन है वो कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वर्तमान की अगर बात करें तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए, गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जिसका आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन डी। सरकार ने 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो MOSPI के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO यहां पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है किसको जोड़कर? NDP बताओ मुझे जल्दी से, क्या है शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू GDP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो यहाँ पर NDP इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो ये निकल के आ जाता है NDP किसी भी अर्थव्यवस्था के घरेलू उत्पाद GDP में उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है यानी कि NDP मिलता है, ठीक। तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी सही होगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटा करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का रीजन क्या है? सो इसका जो रीजन है वो है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, ठीक। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका जो श्रम की भागीदारी है वो कम होने का रीजन क्या है? कि कीमतों की तुलना में जो वेजेस है, जो मजदूरी है वो कम होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आय को मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष कौन सा है? तो आय की गणना का जो आधार वर्ष है 2011 और क्या है 15 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अनुशंसा पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? तो वो है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र से जो संबंध रोजगार का आकलन है ना हो पाना, इसका मेन रीजन है। एज एग्जाम्पल, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की गणना करना मुश्किल है और वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% कार्यबल यानी कि वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में क्या है? कार्य कर रहा है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सबसे पहले 1867 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन ए। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए, जबकि वैज्ञानिक विधियों से जो नेशनल इनकम का आकलन आया था सर्वप्रथम वो VKRV राव ने किया था और DR गॉडगिल ने केंद्र राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि, ठीक, उसके निर्धारण के लिए गॉडगिल फॉर्मूला दिया था और चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूले को स्वीकार किया गया। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। सही आंसर
एनएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाकर किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी निकाला जाता है, जैसे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा या कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत जो घरेलू सीमा में क्षेत्र शामिल होते हैं उसमें देश का राजनीतिक क्षेत्रफल, विशेष आर्थिक जोन और अंतरिक्ष क्षेत्र, अंटार्कटिक और आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में से शोधन केंद्र, गहरे समुद्री क्षेत्र, विदेशों में राजनयिक कार्यालय और देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नौकाएं और तैरते प्लेटफॉर्म, ये सभी शामिल हैं। तो कौन से शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का? ए, विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर और 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र। तो ऑप्शन ए जो है घरेलू सीमा के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ पूछा है आपसे। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास बचती है वो होती है आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 11 का? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, तो वही आपका हो जाएगी प्रयोज्य आय हो गई। ठीक, प्रयोज्य आय इक्वल टू कुल आय माइनस कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी, तो वही आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें सेवा क्षेत्र का जो अंश है वो बढ़ता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और जबकि जो प्राथमिक क्षेत्र आते हैं जैसे कृषि, खनन, मत्स्य है, इनका अंश कम होता है। ठीक, सेवा सर्विस सेक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन कृषक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है उसका अंश कम होता है। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है उसे कहा जाता है क्या? सो इसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ऑप्शन बी। सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेटर है ना, डिप्लेटर जीडीपी डिप्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है, रेशियो है? सो जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये होता है। ठीक, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जो जीडीपी होता है वही आपका क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर होता है। यही इनका रेशियो होता है। इसके द्वारा मुद्रास्फीति जो होती है ना, मुद्रास्फीति की दर का पता चलता है। मुद्रास्फीति के आकलन में संपूर्ण जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग करता है, इसीलिए ये जो है अन्य सभी सूचकांकों जैसे WPI, CPI इनकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इनमें से कौन सा एक कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए सही है? तो जो वो सही है उसका नाम है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, तो यही आपका क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय और माइनस विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय, तो आंसर हो जाएगा ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो विधि है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी है। एनएनपी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन और जो शुद्ध अप्रत्यक्ष टैक्स होते हैं उनको घटाया जाता है। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। नेक्स्ट, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किससे? तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से, व्यय विधि से भी करते हैं, उत्पादन विधि से भी करते हैं और आय विधि से भी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आप एक बार क्या करेंगे, नेशनल इनकम को पढ़ लीजिएगा कहीं से, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो इनकम आय को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा पूर्ण विराम, यहाँ लगता है ना पूर्ण विराम, मुझे बाहर जाना है, खत्म हो गया, ऑप्शन ए। प्रश्न चिन्ह कौन सा है इनमें से? प्रश्न चिन्ह, ये क्या है आपका? प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा है? निर्देश जिसमें आपका आता है 148 का डी, योजक चिन्ह, निर्देश चिन्ह। अल्प विराम बहुत ज्यादा यूज होता है, अल्प विराम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम को पहचानना है, तो पूर्ण विराम ऑप्शन ए। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इसे कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? उनके बीच में रहता है योजक चिन्ह। कौन सा रहता है बच्चे? योजक चिन्ह आपका रहता है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्णमाला से है। हिंदी की शौ ध्वनि है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है हिंदी वर्णमाला, रावत मोटिवेशनल हब में देख सकते हैं, और एक मैराथन यहाँ पर भी आएगी आप लोगों के लिए। तालव्य मैंने बताया था श और य, कौन सा ओष्ठ वर्ण नहीं है? बताओ। क्योंकि ये कंठ से बोला जाता है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। मैंने कहा था जो आपके 5 वर्ग होते हैं 25 वर्ण, उन 5 वर्गों के प्रत्येक पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जहाँ बोलते टाइम, उच्चारित करते टाइम कम वायु बाहर निकलती है, और महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु ज्यादा निकले तो महाप्राण। और ऐसी ध्वनियां हैं। ख तो महाप्राण है, हो नहीं सकता। त थ भी नहीं हो सकता। च छ, ट ठ भी नहीं हो सकता। च छ ज झ य, तो ये पहला है, तीसरा और 5वां वर्ण है, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो चौ वर्ग होता है इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, पूरे चौ वर्ग को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तालु से बोला जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, बी यहाँ पर सही होगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष, मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष या फिर घोष होता है। त हो नहीं सकता है क्योंकि ये अघोष कैटेगरी में आता है पहला वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा होगा? घोष नहीं है। अच्छा नहीं है बोला है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 98 का। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार भी बताया मैंने, है ना। स्वर के बाद के आने वाली जो नासिक की ध्वनियां होती हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं, ऑप्शन ए। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? रिवाज। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज। निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? ता दंत है, त वर्ग आपका दंत से, है ना। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ। क ख ग घ आपका कंठ से हो जाएगा। नेक्स्ट, सरोज में कौन सी संधि है? सरोज में कौन सी संधि है? कमेंट कीजिएगा फटाफट से। सरोज में कौन सी संधि है? आंसर दीजिए, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो सरोज में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सरोज में
कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर आपका हिंदी में, वैसे तो मैंने अलग अलग जगह से उठा रखे तो इसलिए नंबर पड़ा है। सरोज बताया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा सहधन्ज। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और कौन सी संधि है? विसर्ग। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर का संधि विच्छेद करो फिर संधि बताओ। मनः धन हर, तो कौन सी है बच्चे? विसर्ग संधि। जगदीश में कौन सी संधि और संधि विच्छेद करो और बताओ फिर। जगत धन ईश, व्यंजन संधि। संविधान में कौन सी संधि है और विच्छेद करो इसका? समधन विधान, व्यंजन संधि। संस्कृति में संस्कृति का संधि विच्छेद समधन कृति। यशोदा का संधि विच्छेद यशः धनदा, ऑप्शन सी। अंतरात्मा का संधि विच्छेद अंतरात्मा, अंतर अंतः धन आत्मा, विसर्ग संधि। अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा में कौन सी संधि? अनंतः धन गत्वा। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि? मैंने ट्रिक बताया था, य और व वर्ण में कोई आधा वर्ण आता है इनके बाद तो वो हमेशा, इनसे पहले तो वो हमेशा यण संधि का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर 56 का डी हो जाएगा। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः य और व और र में हो जाता है, उसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ। जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सो इसका सही आंसर होगा लड़ाई झगड़ा होना। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ। लज्जित होना, जहां न पहुंचे एक रवि वहां पहुंचे कवि, बताइए। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ बताना है। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम करना। खेत रहना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन सी। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ सही होगा? मुहावरे का अर्थ सही होगा इसमें से कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ आस्तीन का सांप होना। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप ही होता है बच्चे। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। मैं जहाँ तक समझ सकती हूँ कि आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आपका बहुत हो सकता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई हो, बट एक बार आप उसे कहीं से भी पढ़िए, लुसेंट से पढ़ सकते हैं आप उसे, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाएगा, 100% आपको क्वेश्चंस मिलेगा। चलो इसी बात पे मुझे एक मुहावरे का अर्थ बताना है और आप बताओगे मुझे। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति बढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ आपको बताना है। सो सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।